जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल मॉडल सेट आपके झारखंड सचिवालय के लिए। अभी तक हम आपको 30+ प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनको ज़रूर देखिएगा। और आज से हम लोग 15 सेट रीजनिंग का और मैथ का 15 सेट लगाएंगे, जो बिल्कुल एकदम एग्जाम के जैसा टारगेटेड होगा, एकदम टारगेटेड होगा, कोई बकवासबाजी नहीं, सीधा एकदम सवालों पे फोकस करेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच होगा सवालों को बनाने का। देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा ना, कोई भी एग्ज़ाम में 3 लेवल पे सवाल आता है। एक तो इजी, जिसको सब कोई बनाएगा, एक मॉडरेट लेवल, थोड़ा बहुत फंस सकते हैं, और एक टफ लेवल। तो तीनों लेवल का सवाल दिया जाएगा। अब इन तीनों लेवल में नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे पीछे रह सकता है, हो सकता है टफ क्वेश्चन ज़्यादा दे दे, आसान क्वेश्चन कम दे दे, मॉडरेट उससे भी कम रहे, लेकिन इसी लेवल पे हम लोग सेट को लगाएंगे। तो ये आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं। ये सेट 15 ही नहीं, इसके आगे भी चलेगा। तो भाई आप कितना सपोर्ट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वीडियो को लाइक ज़रूर मारना, सेशन को शेयर मार देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बस इतना ही सपोर्ट आपसे मांग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं मांग रहे। ये सपोर्ट रहेगा, एकदम तरीके वाला सेशन होगा। आप शुरू से लेकर आखिरी आपको 20 सवाल हर एक सेट में करवाया जाएगा, एकदम टारगेटेड और ओरिएंटेड। बाकी अभिषेक सर तो आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मैथ में परेशानी है तो आप 299 का कोर्स आपको फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको जनरल साइंस चाहिए अभिषेक सर का, तो ये 499 का है, कंप्लीट साइंस है। अगर सिर्फ रीजनिंग चाहिए तो ये 199 का है, आप इसको भी ले सकते हैं। इनका कॉम्बो भी अवेलेबल है। इसके लिए आप ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप किसी भी माध्यम से अगर आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पूरा सेशन देखना है, शुरू से लेकर आखिरी तक। भाई मेहनत लगता है, एक एक क्वेश्चन को छांटने में मेहनत लगता है, सजाने में मेहनत लगता है, बनाने में मेहनत लगता है। तो आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। एकदम हम खुले तौर पर बोल दे रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक एक सेट को देखना, और हम पहले जितना करवा चुके हैं आप उनको भी देखिए। और जो भी पेड स्टूडेंट हैं हमारे, भाई तुम लोग एकदम शुरू से लेके आखिरी तक देखना, आपका प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपका बेसिक ठीक है तो। ठीक, सवाल को देखिए, खेला ऑब्जर्वेशन का है। अपना ऑब्जर्वेशन एकदम मजबूत रखिएगा, एकदम मजबूत रखिएगा, बहुत। देखिए, कहता है कि AQ + BQ अपॉन A - B और A² - B² अपॉन A² - AB + B² का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, मीन प्रपोर्शन ज्ञात कीजिए। तो भाई मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया सीधा सा बात है कि अगर 2 नंबर है, मान लेते हैं कि X और Y 2 नंबर है और इनका मीन प्रपोर्शन ज्ञात करना है, तो मीन प्रपोर्शन होता है √X × Y, दोनों नंबर। ये तो फॉर्मूला है। मतलब आपको करना कुछ भी नहीं है, इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करके इस पे रूट लगा देना है। आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और रूट लगा देना है। अब देखिए, रूट लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि ये अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। अगर सवाल ऐसा होता कि 9 और मान लेते हैं कि आपका 9 और 36 का, मान लेते हैं कि 9 और 16 का मध्यानुपात क्या होगा, तो भैया सीधा सा बात है, इसको लिखते रूट गुना 16, √9 × 16, तो √9 मतलब 3 और √16 मतलब 4, और 4 × 12, इसका क्या होता है, मध्यानुपात। तो ये तो आसान है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब दे आपसे, तब मामला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको हम सीधा लिखेंगे कि इनका मध्यानुपाती बराबर हो जाएगा √ये। ये क्या होगा, मध्यानुपाती का फॉर्मूला। अब देखिए, अब सर आपको AQ अपॉन
ए क्यू प्लस बी क्यू है अपॉन ए माइनस बी है इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। जरा गौर से देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, यहाँ ए प्लस बी बचेगा। अब देखो यहाँ पे है ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको मालूम है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब जब इससे इसको भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी। तो भैया रूट के अंदर क्या बचा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। इनका क्या हो जाएगा, मध्य अनुपात, मीन प्रपोर्शन। इतना सा आपको काम करना होगा एग्जाम में। इस सवाल को देखिए, पहले आप वीडियो को पॉज मारिए, सवाल को लगाइए, फिर वीडियो देखिए। देखिए प्रैक्टिस आप लोग बहुत करते होंगे जैसे तैसे, लेकिन कायदे वाला प्रैक्टिस आपको यही मिलेगा, ठीक है। एक एक सवाल बढ़िया बढ़िया है। देखिए कहता है कि ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिसके एलसीएम और एचसीएफ का योग 504 है और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 456 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 504 है और इनका अंतर 456 है। और बोला है कि जो दो संख्या है ना, उनमें एक संख्या जो है वो आपका 96 है, वो एक संख्या आपका 96 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दो तरीका है इस सवाल को करने का, बेसिक मेथड और एक ऑप्शन वाला अप्रोच। तो भैया एग्जाम में टारगेट करिएगा जो जल्दी होगा। ऑप्शन वाला तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास तरीका होगा, ठीक है। देखिए एक संख्या 96 है, ठीक है, एक संख्या 96 है। इन चारों ऑप्शन में से दूसरी संख्या है, इन चारों ऑप्शन में से दूसरी संख्या है। तो मेरा नज़र जो सबसे पहले जाएगा ना, वो जाएगा 120 पर। अब आप बोलेंगे क्यों, इसका भी जवाब सुन लीजिए। 96 12 का मल्टीपल है, 120 12 का मल्टीपल है। 96 और 120, 96 और 120 24 का भी मल्टीपल है। 24 चौके 96, 24 पच्चे 120। अगर हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ देखें, अगर हम इन दोनों नंबर का एचसीएफ देखें, 96 और 120 का अगर हम एचसीएफ देखें तो 96 और 120 का एचसीएफ आएगा 24, ठीक है। और 96 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, तो सर एलसीएम निकालने भी तो आना चाहिए, सब सीखिए, ठीक है। 96 और 120 का एलसीएम कितना आएगा सर, 96 और 120 48 0 480। 96 और 120 का एलसीएम आएगा 480। अब जरा ध्यान से देखिए, 24 और 480 जोड़ के 504 हो रहा है, और हाँ हो रहा है 400, हाँ, और 480 में 24 गया तो 6, 456 हो रहा है। मतलब ये 120 आंसर करेक्ट है। धुरंधर लोग इतना ही काम करेगा, बस ऑप्शन को ही सेटिस्फाई कर देगा क्वेश्चन में। अब आपके दिमाग में आएगा सर चार ऑप्शन में से 120 को क्यों चुने भाई, तरीका तो आपको बता दिए। 96 और 120 दोनों 12 का मल्टीपल है, 96 और 120 दोनों 24 का मल्टीपल है। तो 96 और 120 का एचसीएफ कितना होगा, तो सर 24 होगा। 96 और 120 का एलसीएम कितना होगा, 480। देख लीजिए, इतना ही काम आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है, बस, समझे। बाकी इसका बेसिक क्या है सुन लीजिए। तो हम एलसीएम को x माने और एचसीएफ को y माने, तो भैया x प्लस y हमारा कितना है, 504 है, और x माइनस y हमारा कितना है, तो 456 है। ये दो इक्वेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। y से y गया, जोड़ लीजिए, 2x बराबर 6 4 10, 5 और 1 6, 5 4 9, 960 को 2 से भागा दीजिए, 2 चौके 8, 2 8 16, 0। x का वैल्यू कितना आया, 480। मतलब ये 480 क्या है, दो संख्या का एलसीएम। पता तो दिए आपको, दिमाग लगाना ही नहीं है, खत्म कहानी। तो 480 किसका एलसीएम होगा, क्या 96 और 100 का एलसीएम 480 होगा, नहीं। 96 और 130 का एलसीएम 480 होगा, कभी नहीं। 96 और 120 का एलसीएम 480 होगा, होगा, खत्म कहानी। आप इतना भी करके आंसर तक पहुंच सकते हैं आपकी। इसीलिए बोले कायदे वाला
प्रैक्टिस सेट आपको यही मिलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सवाल देखो, मुश्किल सवाल भी आएगा, आसान सवाल भी आएगा और बीच वाला सवाल भी आएगा। हम आपको क्या बताएं, एग्जाम 3 लेवल पे होगा, इजी भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा, टफ भी रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ठीक है। x² + 11xy + 24y² का गुणनखंड निकालना है। कितना सिंपल सवाल है, गुणनखंड निकालना है। तो भाई जो अगर आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, बढ़िया से देख लेते हैं, तो वो बच्चा देख लेगा कि x² + 11xy + 24y² का गुणनखंड में 11 को ही तो तोड़ना है। तो 11 को तोड़ेंगे तो 8 + 3 11, क्योंकि 8 और 3 = 24। बात समझ में आए? 11 को ही तो तोड़ेंगे, मतलब जो भी फैक्टर आएगा वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वाला तो कहीं से एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो वो सीधा आंसर कर देगा, वो लोड नहीं लेगा। अब देखिए, समझिए, समझाते हैं। गुणनखंड निकालना आता है ना? नहीं आता है, समझिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो समझा देते हैं। x² + 11xy को 24, 11 को 24 के टर्म में तोड़ेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8xy + 3xy, ठीक है। 8xy + 3xy + 24y², ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन क्या निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे तो x + 8y, यही ना होगा। और इन दोनों से कॉमन क्या निकालेंगे, प्लस xy 3y निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 8y। देखो इन दोनों से कॉमन क्या आया, x + 8, और क्या बचा, x + 3y। सीधा आपका आंसर हो गया। लोड लेना ही नहीं है आपको। बात समझ में है? टेंशन नहीं लेना, ये एकदम एग्जाम में आने लायक सवाल है और एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। कहता है कि छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतना ही पैसा लिया जाए जितनी सदस्यों की संख्या है। यदि राशि का कुल संग्रह 62 रुपया 41 पैसा है तो समूह में सदस्यों की संख्या कितनी है। पेन भी नहीं लगाना है आपको। एक बात बताइए, कहता है कि जितना मेंबर है, अगर 10 मेंबर है तो एक स्टूडेंट से मान लेते हैं कि 10 ही रुपया लेगा। जितना मेंबर है उतना ही पैसा लेगा, जितना मेंबर है उतना ही पैसा लेगा। तो भाई टोटल कितना पैसा जमा हुआ है, तो 62 रुपया 41 पैसा। तो देखो समझदारी उसी में है ना, समझदारी उसी में है कि इसको पैसा में बदल लो, पैसा में बदल लो। तो 62 रुपया 41 पैसा को अगर पैसा में बदलेंगे तो 62 रुपया 62.41 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब ये हो जाएगा 6241 पैसा। इतना पैसा जमा हुआ और एक स्टूडेंट से उतना ही पैसा लिया गया जितना कि टोटल मेंबर था। तो भाई इसका मतलब ये है कि बस इतना सा हमको बात ढूंढना है कि ये कौन सा संख्या का वर्ग है, कौन सा संख्या का वर्ग है। तो भाई देखो, हम आपको क्या बोलते हैं बार बार कि स्क्वायर क्यूब कम से कम 100 तक यार दिमाग में डाल के रखो, काम आएगा। धुरंधर लोग बोलेगा सर 6241 है ना, ये 79 का स्क्वायर है, 79 का स्क्वायर है। इसका मतलब सीधा ठोक देगा आंसर। अब देखिए थोड़ा आपको बेसिक भी बता देते हैं। अगर टोटल x मेंबर है तो हर एक मेंबर से x पैसा लिया गया, क्योंकि हम इसको पैसा में कन्वर्ट कर दिए हैं। अगर टोटल x मेंबर है तो हर एक मेंबर से x पैसा लिया गया, मतलब x गुने x स्क्वायर का वैल्यू 6241 है। तो भैया x बराबर क्या लिखेंगे, √6241। तो भैया इसका वर्गमूल क्या होगा, 79। मतलब 79 मेंबर है और हर एक मेंबर 79 पैसा दिया है, खत्म कहानी। इतना काम आपको करना ही नहीं है, इस बात को समझिए। अगर इसमें सिलेक्शन लेना है ना तो भीड़ से अलग हट के आपको कुछ मेहनत करना होगा तरीका से। जैसे सब कर रहे हैं वैसे आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फेवरेट सवाल और मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन
ये टाइप कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आया है, हर एक एग्जाम में आया है, सचिवालय के भी एग्जाम में आया हुआ है। देखिए कहता है कि यदि p इक्वल टू 5 माइनस 2√6 है तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का मान कितना होगा। एकदम सिंपल भैया, p का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 प्लस 2√6 है, तो 1/p का वैल्यू 5 माइनस 2√6 है, तो 1/p का वैल्यू क्या हो जाता है 5 प्लस 2√6। ये बात सबको मालूम है और होना चाहिए। कैसे होता है अलजेब्रा में बताए हैं, ठीक है। अब देखो ये p है और ये 1/p दोनों का वैल्यू मिल गया। हमसे पूछा है p स्क्वायर प्लस 1, सीधा फॉर्मूला लगा दो। अगर p का वैल्यू आपको मालूम है तो भैया p प्लस 1/p का वैल्यू क्या होगा, p प्लस 1/p का वैल्यू क्या होगा। यार ये है क्या, ये कहाँ से निकाला है, ये निकाला है जब हम p प्लस 1/p का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2ab। तो जैसे ही ab लिखेंगे तो p से p हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। मतलब p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का वैल्यू, देखो आप इसको ऐसे याद रखो, अगर आपको a प्लस 1/a का वैल्यू मान लेते हैं कि c दे रखा है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा c स्क्वायर माइनस 2, सीधा याद रखो, ठीक है। तो हमसे पूछा है p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, तो भैया हमको a प्लस 1/a का वैल्यू मालूम है c, सिमिलरली p प्लस 1/p का वैल्यू मालूम है। इनको जब जोड़ेंगे तो ये वाला और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा p प्लस 1/p का वैल्यू। तो भैया आपको इसका वैल्यू चाहिए तो c स्क्वायर माइनस 2, मतलब 10 का स्क्वायर 100 में 2 गया 98, सीधा आंसर ठोक देना है और क्या, ठीक है। देखना भी नहीं, कैलकुलेशन भी नहीं लगाना है। आपको मालूम है ये चीज़ कि अगर p का वैल्यू ये है तो 1/p का वैल्यू 5 प्लस 2√6 होगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये उड़ जाएगा, मेरा 5 5 10 बचेगा सीधा। तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 98। इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है, हर एक एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। कहता है कि एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी गई, पहले 10 फिर 20। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट की पेशकश की गई तो नगद भुगतान करके की गई खरीदारी पर मिलने वाला छूट ज्ञात करिए। देखिए सिंपल सा बात बताइए कि अगर आपको 2 लगातार डिस्काउंट मिलता है 10% का और 20% का, तो भाई इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। एक a प्लस b प्लस AB/100 वाला फॉर्मूला लगा के, दूसरा डायरेक्ट करके। देखो भाई फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट करके बनाओ। मान लो कि वस्तु का दाम है 100 रुपये, ठीक है, तो पहले 10% का डिस्काउंट दिए, पहुँच गए 90 पर, 90 पर फिर हम 20% का डिस्काउंट दिए, 9 दूना 18, पहुँच गए 72 रुपया पे। तो ये 2 डिस्काउंट पे हम आ गए 72 रुपया पे। अब व्यक्ति नगद दे रहा है तो उसको 5% का और डिस्काउंट देंगे। तो भाई 72 का 5% कितना, तो 72 का आधा 36, 3.6 तो माइनस 3.6 हो जाएगा। तो भैया 12 यहाँ पे नहीं, 72 का 5% कितना, यहाँ पर 10% 7.2 और 3.6, ठीक है 3.6 आ जाएगा इसका 5%, ठीक है 3.6 आ जाएगा इसका 5%। अब देखो मेरे भाई, अब 72 में आपको 3 घटाना है, ऑप्शन आपका खूब साथ देगा, ऑप्शन आपका खूब साथ देगा। अब आपको 72 में 3 घटाना, आप या तो अगर आप यहाँ तक पहुँच भी गए ना, तो देखो भाई आपको हम परसेंट में क्या बताएं कि 10 की 72 का 10% कितना होगा 7.2। तो भैया ये 10% है तो इसका आधा कितना होगा भाई, 72 का आधा कितना 36, 3.6 सीधा आपको कर देना है। तो 72 में 3 गया तो भैया 59 में 6.6 गया तो 58.4, कितना 58.4% पे हम वस्तु को दे देंगे। तो मतलब कितना डिस्काउंट दिए, तो 100 माइनस 58.4 तो 31.6% पर हम
6% का हम टोटल डिस्काउंट दे रहे हैं। एकदम सीधा सा आंसर आपको कर देना है, AB वाला में फंसते रहिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा और आंसर तुरंत करने का कोशिश करिएगा। पहले वीडियो को पॉज मारिएगा, खुद लगाइए, फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 176 किलोमीटर को 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 64 किलोमीटर की दूरी को 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यात्रा के पहले 240 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग औसत चाल क्या है। देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देते 2xy/x+y। कब? जब दोनों टाइम डिस्टेंस इक्वल रहता। तो भैया यहाँ पहला बार 176 किलोमीटर कवर किया है और दूसरा बार 64 किलोमीटर कवर किया है, तो इसमें बेसिक मेथड से सॉल्व करना होगा। अब जरा ध्यान से देखो, वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? 176 + 64 कितना? 240 किलोमीटर। तो देखो, जब वो 76 किलोमीटर गया तो किस स्पीड से गया? तो 76 किलोमीटर गया 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 176 किलोमीटर गया 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 176/16। तो भैया 11 बार में यहाँ 11 घंटा का समय लगा। अरे 16 दहा 160, 16 11 176, सिंपल है। और जब 64 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा? 2 घंटा। 32 दूना 64, 2 घंटा लगा। टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है? 11 और 2 13 घंटा। कितना डिस्टेंस कवर करने में? 240 किलोमीटर। तो भैया एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। 240 टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम 11 और 2 13, ठीक है। कितना से चला जाएगा? 13 दूना 26 नहीं, 13 एकम 13 होगा, ये गया ये गया। 13 एकम 13, 13 तिहाई 39, नहीं सॉरी 13 तिहाई 39 नहीं होगा, 13 अट्ठी ये होगा, ठीक है। देखो 240 को 13 से भाग दो ना भाई, तो 13 एकम 13 कितना बचा? 7 और 4 11 और 13 अट्ठी 104, 18.5 किलोमीटर पर आवर उसका क्या है? एवरेज स्पीड है, ठीक है। सवाल को देखो, आपको कैलकुलेशन का तरीका भी मालूम चलेगा एग्जाम में आपको कैसे करना है। ऐसा सवाल में कहता है कि 3, 4 और 5 सेंटीमीटर 3 छोटे छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा आकार का घन बनाया जाता है। अब यहीं पे आपको समझ जाना है कि इन तीनों घन को के मिला के जितना आयतन होगा उतना ही आयतन बड़ा वाला घन का होगा, ठीक है। तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग और बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पूछा है कि ये जो 3 छोटा छोटा घन है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और बड़ा वाला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालेंगे और फिर अनुपात लगाएंगे। आंसर बताइए। एकदम सिंपल सा सवाल है, आराम से समझिए। ये बात तो आप समझ गए कि इसको पिघलाएंगे, इसको पिघलाएंगे, इसको पिघलाएंगे तो एक बड़ा घन बनेगा। मतलब इन तीनों का आयतन जितना होगा उतना ही बड़ा वाला घन का आयतन होगा। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब, ए का क्यूब। तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो देखो भाई, कैलकुलेशन दिमाग में करना होगा। ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ लिखना होगा। 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का क्यूब 64, फिर 27 और 64 प्लस 125। आपको ये जोड़ना दिमाग में आना चाहिए। तो 27 प्लस 64 प्लस 125 कितना? तो जी 216। कितना होगा? 216। मतलब 216 होगा बड़ा वाला घन का, हम भुजा अगर ए माने तो बड़ा वाला घन का आयतन। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब बड़ा वाला घन का प्रत्येक भुजा क्या होगा? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कहता है कि तीनों घन का सरफेस एरिया जोड़ना है। अब देखो, एक आता है टोटल सरफेस एरिया, एक आता है लेटरल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी भाषा नहीं लिखा हुआ है। मतलब यहाँ टोटल सरफेस एरिया लेंगे। तो घन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। ए क्या? भुजा, मतलब 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 4 का स्क्वायर
प्लस 6 गुना 5 का स्क्वायर, और तीनों को जोड़ेंगे तो 6 कॉमन आएगा ना भाई, तो 6 कॉमन आएगा, गुना क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 50। ये आ गया तीनों घन का टोटल सरफेस एरिया अनुपात बड़ा वाला घन का टोटल सरफेस एरिया। तो भुजा का क्यूब टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर मतलब 6 और 6 का स्क्वायर 36। इतना ही सा काम करना है। देखो 6 से 6 आपका निपट जाएगा। होशियार ना इसको लिखेगा नहीं, क्योंकि दोनों साइड 6 फॉर्मूला से है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 25:18, 25:18 किधर है, ऑप्शन नंबर बी सीधा आंसर हो जाएगा। अगर आप डिटेल में कैलकुलेशन करने लगेंगे तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन चला जाएगा। ठीक है, कितना बढ़िया सवाल है। कंसेप्ट रहेगा बनेगा, नहीं रहेगा नहीं बनेगा भाई, जैसे तैसे सेट लगाओगे नहीं बनेगा, परीक्षा में सवाल लिख लो। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 3 का पावर 34 प्लस 3 का पावर 35 का वर्गमूल है। वर्गमूल निकालना आपसे पूछ दिया है, लेकिन जो एक्सप्रेशन दिया है थोड़ा सा टेढ़ा है। अब देखो धुरंधर लोग करेगा क्या, देखो हम काहे बोलते हैं धुरंधर लोग, ये वो लोग होता है ना जो भीड़ से हट के पढ़ाई करता है। ठीक है, कैसे पढ़ता है, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देता है, अपने पे ज़्यादा काम करता है। बाजार में कौन का अक्कर बक्कर MCQ दे रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोग एक बात देख लीजिएगा, जितना भी GK GS का MCQ चला रहा है सब एक को लूसेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, या एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं है। और आप अगर लूसेंट और प्रीवियस ईयर को पढ़ जाते हैं तो उसको मुश्किल से कवर करने में 1 महीना लगेगा, और आप अगला 1 महीना में उसको 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, झंझट खत्म। याद रखिएगा आप मेरा बात। देखिए करेगा क्या कि 3 का पावर 34 प्लस 3 का पावर 35 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। वो सबसे पहले ऑप्शन को ही काट देगा, वो ऑप्शन को ही काट देगा। तो भैया इसका वर्गमूल में √2 कभी नहीं आएगा। ठीक है, √2 कभी नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ 3 का पावर 34.5 कभी नहीं आएगा, और 6 तो आने का कोई चांस ही नहीं है। एकदम वो सीधा आंसर ठोक देगा 2 गुने 3 का पावर 17। कैसे समझो, 3 का पावर 34 है प्लस 3 का पावर 35 है। अगर हम यहाँ से कॉमन ले ले 3 का पावर 34 तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर मेरा बच जाएगा 1 + 3, यही बचेगा ना। और 1 + 3 को हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, मतलब वो सीधा लिखेगा इसको, वो सीधा लिखेगा 3 का पावर 34 गुना 4। अब इसका वर्गमूल निकालना है, अब इसका वर्गमूल निकालना है, लगा देगा स्क्वायर रूट। तो भैया 4 के लिए 2 बाहर आ जाएगा, गुना इतना ही काम तो करेगा, बाकी काम ऑप्शन कर देगा। और 3 का पावर 34 है तो इसका आधा 3 का पावर 17 बाहर आ जाएगा, कहानी खत्म। अब बहुत लोग को ये भी समझ में नहीं आया होगा कि 3 का पावर 34 से 3 का पावर 17 आप कैसे बाहर निकाल दिए। देखो कैसे बाहर निकाल दिए, अगर √3 का पावर 34 दिया है तो हम इसको 3 का पावर 17 गुने 3 का पावर 17 लिख सकते हैं। कैसे भाई, तो घातांक और करने का नियम है कि बेस बराबर है तो पावर को जोड़ देंगे। तो 3 का पावर 17 गुना 3 का पावर 17 जोड़ देंगे तो 3 का पावर 34 नहीं हो जाएगा, और ये एक पेयर बाहर आ जाएगा, मतलब 3 का पावर 17। कुछ नहीं करना है, सोचेगा और ठोक देगा आंसर। समझ में आया? साधारण सा सवाल है, लेकिन ये ऑप्शन के जरिए आपको परेशान करेगा। ठीक है, कहता है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, मतलब इनको स्कॉलरशिप मिलता है। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब ऑप्शन में देखिए तो हम ऑप्शन से काट नहीं सकते, थोड़ा सा परेशानी होगा। क्यों परेशानी होगा, देखो यहाँ पे रेशियो दिया है तो रेशियो से हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अगर आप ऐसा देखें कि अगर हम यहाँ मान लें कि भाई मेरे 500 लड़का है और 600 लड़कियां हैं, कोई दिक्कत नहीं।
500 लड़का है और 600 लड़कियां हैं। हम यहाँ पे रेशियो को दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5:6 है ना, हम इसको 500 और 600 मान लिए। 500 लड़का है और 600 लड़कियां हैं। कैलकुलेशन देखिएगा करना कैसे है। पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो फोकस नहीं पे रहेगा, ठीक है। तो 20% लड़का को मिलता है, तो यहाँ पे 5 नहीं 500 दिखेगा, आपको 500 दिखना चाहिए। तो 500 का 20% कितना 100 होता है। तो 500 में 100 लोग को मिलता है, मतलब 400 लोग को नहीं मिलता है। लड़का में 400 लोग को नहीं मिलता है। लड़कियों 25% लड़की को मिलता है, मतलब 75% को नहीं मिलता है। तो 600 का 25% कितना 150, मतलब 400 में 150 को मिलता है, मतलब 450 को नहीं मिलता है। तो 400 लड़का को नहीं मिलता है और 450 लड़की को नहीं मिलता है। तो 400 और 450 850 लड़की को नहीं मिलता है। इतना ही में तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा। 850 लड़की को नहीं मिलता है, कितना में 6 और 5 1100 विद्यार्थी में। और देखो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो भैया यहाँ तो परसेंट तो दिया है, तो परसेंट को परसेंट रहने दो, परसेंट को परसेंट रहने दो, ठीक है। तो भाई ये देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 85/110% को नहीं मिलता है। 85/110% को नहीं मिलता है। कहीं पे हम ऑप्शन लिखने में गलत किए हैं क्या? कहीं पे ऑप्शन सही है। 950, 800, 8000, तो 400 लड़का और 450 लड़की, 400 850 को नहीं मिलता है 1100 में, ठीक है। तो 0 0 गया, 85/110 होगा, मतलब 85/110 ना। तो 85/110 सब में 0 लगा लीजिए, 85/110, ठीक है। सब में 0 0 लगा लीजिए और यहाँ से 0 हटा देते हैं। तो आपका ऑप्शन अच्छा टेक्निकल सवाल है, एकदम आसानी से सोल्व हो जाएगा। कहता है कि व्यक्ति धारा की दिशा में 7.5 घंटा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा की दिशा में। अब बोटिंग स्ट्रीम का कंसेप्ट दिमाग में दौड़ जाना चाहिए कि जब धारा की दिशा में जाएगा तो नाव का स्पीड प्लस धारा का भी स्पीड ऐड हो जाता है, क्योंकि पानी की ही दिशा में हम जब चलेंगे, जिस दिशा में पानी बह रही है, तैरेंगे या नाव लेके जाएंगे, तो धारा हमारी मदद करेगी, मतलब धारा अपनी स्पीड हमको दे देगा। सिंपल सा बात समझिए। और जब धारा के विपरीत आएंगे तो वह धारा अपनी स्पीड से हमें रोकने का कोशिश करेंगे। यही बात है, सिंपल सा बात है। 7.5 घंटा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, ये चीज़ दे दी है, ठीक है। समान समय में कहता है कि समान समय में वापस पहुंचने के लिए व्यक्ति को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए। मतलब वो 7.5 घंटा में 150 किलोमीटर गया और वो चाहता है कि हम 7.5 घंटा में ही वही 150 किलोमीटर वापस आ जाए, तब हमको नाव कितना स्पीड चलाना चाहिए। अब जरा सिंपल सा बात देखिए, यहाँ पे 7.5 घंटा में 150 किलोमीटर गया, कोई व्यक्ति 7.5 घंटा में 150 किलोमीटर गया, तो व्यक्ति का स्पीड क्या है सर? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। 150 किलोमीटर को 7.5 से 7.5 से भागा देंगे, 75 दूना 150, 20 किलोमीटर पर आवर उसका क्या था? स्पीड था। अब 20 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड नहीं था, 20 किलोमीटर पर आवर में से 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड किसका था? नाव का दिया हुआ धारा का स्पीड था। किसका स्पीड था? धारा का। मतलब नाव का स्पीड कितना था सर? 15 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि व्यक्ति धारा के साथ गया है। तो दे दिया है धारा की चाल 5 किलोमीटर, तो 20 में से 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड किसका था? धारा का था। मतलब व्यक्ति का चाल 15 किलोमीटर पर आवर था। अब देखो, अब वो चाहता है कि जब वो वापस आएगा तो धारा के विपरीत आएगा। देखो, जब यही व्यक्ति वापस आएगा ना, तो इसका फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा? इसका फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा? तो इसका फाइनल स्पीड हो जाएगा, वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आना चाहेगा, लेकिन धारा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोकना चाहेगी। मतलब इसका फाइनल स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर
आवर, और वो चाहता है कि हम 7.5 घंटा में ही वापस आ जाएं। अब देखो, अगर वो 150 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा तो 15 घंटा लगेगा, 15 घंटा लगेगा, 15 घंटा लगेगा। दोगुना समय क्या है, दोगुना लगेगा। यहाँ पे 7.5 लग रहा था, अब की बार कितना, 15 लगेगा, 15 लगेगा ना, 2 गुना समय लगेगा, 2 गुना समय लगेगा। लेकिन वो चाहता है कि 7.5 घंटा में ही वापस आ जाए। तो अगर व्यक्ति को अब नाव और तेज चलाना होगा तो कितना स्पीड उसको करना पड़ेगा, वो आपसे पूछा है। देखो भाई, एक बात बताओ कि अगर आपको 150 किलोमीटर आना है, कितना घंटा में, 7.5 घंटा में आना है 150 किलोमीटर, और आपका अभी स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें हम नाव का चाल को घटा दिए हैं, धारा के चाल को घटा दिए हैं, आपका फाइनल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं कि आपको x किलोमीटर पर आवर स्पीड और बढ़ाना होगा। अब यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा ना भाई, यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन दिया है, ध्यान दो, इधर 7.5 है तो इधर भी 7.5 आना चाहिए, इधर 7.5 है तो इधर भी क्वेश्चन सही है ना, इधर इधर 7.5 है तो इधर भी 7.5 आना चाहिए। क्या रख दे, 10 रख देंगे, 10 रख देंगे तो 20 हो जाएगा, नहीं आएगा। 18 रखेंगे, कोई चांस नहीं है। 25 रख दो तो 25 और 10 35 हो जाएगा, और 150/35 तो ये 7.5 दे देगा। हाँ तो भैया, तो उसको जो नाव चलाना होगा ना, उसको जो नाव चलाना होगा, देखो थोड़ा सा हम शॉर्टकट ले लिए, पूरा बात आपको समझा देते हैं। हो सकता है कि समझ में नहीं आया होगा। हम किए क्या, कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर दिए। देखो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, आप कैंची गुना लगाएंगे तो हो जाएगा 150 बराबर। देखो, इतना काम एग्जाम में आपको नहीं करना क्योंकि समय आपके पास नहीं रहेगा, ऊपर से आप प्रेशर में रहेंगे, इसीलिए अटैकिंग मोड में क्वेश्चन को बनाना होगा। अब आप अटैकिंग मोड में बनाएंगे तो गलत मत बना दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, सिंपल सा बात है, हम आपको एकदम सीधा सा और सरल भाषा में समझाते हैं, और सरल भाषा में समझाते हैं, और सरल भाषा में समझाते हैं। अगर इस कैलकुलेशन को सोल्व करके, इस कैलकुलेशन को हमको काहे लग रहा है सवाल हम गलत लिख दिए हैं, सवाल हम गलत लिख दिए हैं, नहीं ठीक है। अगर हम इस 150/10 + x को सोल्व करके 7.5 लाना चाहते हैं तो x का वैल्यू क्या रखना होगा, तो आप कहेंगे सर एकदम आसान सा सवाल है कि अगर हम x का वैल्यू 10 रख दें तो 10 और 10 20, 150 को 20 से भागा देंगे 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू क्या आया, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, हम नाव कितना स्पीड से पहले चला रहे थे, 15 किलोमीटर पर आवर। अब 10 किलोमीटर पर आवर और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 15 और 10 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना होगा नाव। इतना आपको काम करना पड़ेगा, इतना भी काम आपको नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिस है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एकदम हम शॉर्टकट मार दे, कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर, ना आपको ना हमको, ना पढ़ने का ना पढ़ाने का, इसीलिए थोड़ा समझाना भी जरूरी है। बात समझ में आया, आगे बढ़ते। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, फॉर्मूला का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। कहता है कि एक खोखले गोले का बाह्य तथा आंतरिक व्यास, बाह्य तथा आंतरिक व्यास 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक बेलन का आकार दिया गया जिसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई क्या है, गोला को पिघला के बेलन बनाया, दोनों का आयतन बराबर, और यहीं से आपका हाइट निकल जाएगा। अब देखो, यहाँ गोला क्या है, खोखला गोला है, होलो सिलेंडर, होलो स्फेयर है। अब देखो, खोखले गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों का फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। तो खोखला गोला का आयतन क्या होता है, ध्यान में रखिए, 4/3 पाई इंटू खोखला गोला का जो खोखला गोला है ना, अगर गोला अगर अंदर से खाली है तो उसका 2 रेडियस होगा, एक अंदर से अंदर, मतलब एक सेंटर से अंदर और एक सेंटर से बाहर। तो बड़ा वाला रेडियस को कैपिटल R मानते हैं और छोटा वाला रेडियस को R मानते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है RQ - RQ। ये
और ये हो गया खोखला गोला का आयतन, और बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर, तो जो बेलन का रेडियस है उसको हम R1 मानते हैं, पाई R1 स्क्वायर एच, और यही एच का वैल्यू हमसे पूछा है। ये खोखला गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब ध्यान से देखो, होशियार बनो, क्या इसको लिखने की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कैंसल आउट होता। अब देखो, खोखला गोला का जो बाह्य और आंतरिक व्यास डायमीटर दिया है, बाहर का डायमीटर है, बाहर वाला डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना, 6 सेंटीमीटर, आधा डायमीटर का आधा, और अंदर का रेडियस है डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, मतलब अंदर का रेडियस कितना, 4 सेंटीमीटर। सीधा फॉर्मूला को रख दीजिए, और जो बेलन है उसका डायमीटर है 16 सेंटीमीटर, मतलब बेलन का रेडियस 8 सेंटीमीटर। रख देना है चुपचाप आपको। देखो भाई, 4/3 इंटू आर क्यूब, मतलब 12 का आधा 6 का क्यूब 216, माइनस आर क्यूब मतलब 8 का आधा 4 का क्यूब 64, बराबर आर स्क्वायर। तो भैया 8 का आधा 16 का आधा 8, 8 गुना 8 इंटू एच, इसी का वैल्यू हमको चाहिए। कुछ नहीं करना है, चुपके से कैलकुलेशन कर देना है। देखो 4 दूना 8, ठीक है। अब देखो 216 में 64 जाएगा तो 6 में 4 गया 2, 152, कितना बचेगा, 152। 152 को 3 से भाग लगाएंगे, 152 को 3 से भाग लगाएंगे तो भैया 3 पच्चे 15, 0.3 छके 18, 3 छके 18 जाते रहेगा, तो इसको 7 लिख के स्टॉप लगा देते हैं, बराबर 8 दूना 16 इसके भागा में आ जाएगा, और h। इतना काम आपको चुपके से कर देना है, जितना तेज कैलकुलेशन करेंगे उतना बढ़िया होगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे, तो भाई अगर सिर्फ 50 है तो 16 × 48 3 बार में जाएगा, तो यहाँ है 3.33, तो ये 4.33 होगा नहीं, 4.17 होगा नहीं, या तो ये या तो ये, एक बार और भागा दे दो। उसके बाद यहाँ 2 बचा 26 बचा, तो 16 एकम 16, 3.1। एकदम ऐसे काम करना है, ऐसा नहीं कि पूरा भागा दे के देखना है, नहीं, ऐसे भागा देना है आपको, ठीक है। इतना छोटा सवाल है, एक लाइन का सवाल है, कंसेप्ट देके जाएंगे आपको। 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा? 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत, 9 का फर्स्ट 30 मल्टीपल का एवरेज आपसे पूछा है। अब ये क्या है भाई, तो 9 का टेबल पढ़ लीजिए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 30 तक, और 30 को जोड़ के 30 से भागा देना होगा, तब आएगा एवरेज। तो इतना काम करने का समय है, फॉर्मूला बताते हैं, समझ लीजिए। अगर कोई भी नंबर है k, कोई भी नंबर है k, और आपसे बोलता है कि k का प्रथम n गुणांक का योग, पहले योग देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, k इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब भैया k क्या है, तो k यहाँ पे 9 है, n क्या है, कितना टर्म है। मान ले कि आपसे पूछ देगा कि 8 का प्रथम 50 गुणांकों का औसत बता दीजिए, तो औसत से पहले जोड़ निकालना होगा। तो जोड़ निकालने का ये क्या है, जोड़ निकालने का ये फॉर्मूला है। तो देखो k का क्या है, 9 इंटू n क्या है 30 इंटू 30 प्लस 1 31 बटा 2। ये क्या बता देगा, जोड़ बता देगा। क्या बता देगा, जोड़ बता देगा। तो 9 के प्रथम 30 गुणांकों का जोड़ ये है, क्या है, ये जोड़ है, सम है, जोड़ है। अब भैया इसका एवरेज निकालना है, तो भाई कितना टर्म है, 30 टर्म है, मतलब जोड़ को 30 से भागा देना पड़ेगा। तो अगर हम इसी को 30 से भागा दे देंगे तो यही औसत हो गया मेरा। यहाँ से आप जोड़ निकाल लीजिएगा, और इसी को जब हम 30 से भागा दे देंगे या सीधा n से भागा दे देंगे तो भैया हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो 30 से 30 गया, यहाँ पे अगर n से भागा देते तो n से n हमारा क्या होता, उड़ जाता। सिंपल सा, देखो जितना लॉजिक मजबूत रखोगे उतना फायदा होगा। अब देखो यहाँ पे
9 इकाई 9 और 9 तिहाई 27, 279 को 2 से भागा देना है तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 139.5 क्या होगा, एवरेज होगा। छोटा सवाल है, कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। सवाल को ऐसे बनाइएगा जैसे कि सवाल को मालूम ही नहीं होगा कि आप उसको बना दिए। कहता है कि एक समभुज कोणीय षटकोण की परिधि 72 सेंटीमीटर है। समभुज कोणीय षटकोण, 6 भुजाओं वाला एक समभुज मतलब रेगुलर हेक्सागन, सम षटभुज जिसको बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन का परिमाप परिधि 72 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो भैया 6 साइड है और 6 बराबर साइड है और 6 बराबर साइड का लेंथ है 72 सेंटीमीटर। तो क्या उसका हर एक साइड को अगर तो उसका हर एक साइड 6 सेंटीमीटर नहीं होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, सॉरी 12 सेंटीमीटर होगा, 6 नहीं 12 सेंटीमीटर होगा। 6 बराबर साइड है और सब साइड 6 बराबर साइड है और उसका लेंथ क्या है 72 सेंटीमीटर। तो इसका एक भुजा क्या होगा 12 सेंटीमीटर। और रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और भुजा यहाँ कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 4 से काट दो 36 बार में, 36 छक्के 216, 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा, 6 इंटू √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बहुत सारा बुक में कैलकुलेशन करके लिखा रहता है, लेकिन एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक सम षटभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, बात वही है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखिए, ध्यान से देखिए इस सवाल को। कहता है कि व्यंजक x² + ax + b को यदि x - 3 से भाग दिया जाए तो शेष 22 बचता है, और व्यंजक x² + bx + a को यदि x - 3 से भाग दिया जाए तो शेष 24 बचता है। तो a + b का मान क्या है। अगर आप कैलकुलेशन को डिटेल में करेंगे तो लंबा चौड़ा जाएगा। आप इसी को आप अपने दिमाग के जरिए छोटा कर सकते हैं, आपको मन में कैलकुलेशन करना ही होगा, और लोग करेगा भाई, करेगा लोग और करता है, ठीक है। हर बात को रफ पेपर पे लिखा नहीं जाता है और लिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका टाइम बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो देखो इस एक्सप्रेशन को जब हम x - 3 से भाग करते हैं तो शेष 22 बचता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x - 3 बराबर, इसका मतलब है x - 3 बराबर 0 कर दीजिए और x का वैल्यू 3 है। मतलब इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 3 रख दीजिए और तब बराबर में क्या आएगा 22 आएगा। तो x का वैल्यू 3 रख दो तो 3 का स्क्वायर 9 + 3a + b, मतलब ये हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर में क्या हो जाता है सर 22 हो जाता है। शेष क्या बचता है 22 बचता है ना। तो भैया 22 में 9 गया तो कितना 13 बचेगा, मतलब ये आ गया 3a + b बराबर कितना 13 आ गया। पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। दूसरा, जब इस x² + bx + a को x - 3 से भाग देते हैं, यहाँ भी x का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, x - 3 से यहाँ भी भाग दे रहे हैं, x - 3 से यहाँ भी भाग दे रहे हैं, मतलब x का वैल्यू 3 है। मतलब यहाँ भी x का वैल्यू 3 रखना होगा और बराबर में यहाँ क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो x², तो भैया 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 3b बराबर 24, तो 24 में आपका 9 गया, 24 में 9 गया तो कितना 15 बचा, मतलब यहाँ पे बचा 3b + a बराबर कितना 15। अब हमसे पूछा है a + b, भाई अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 13 15 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 3a + a 4a, 3b + b 4b, 4 कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा a + b, और 4 7 28, a + b का वैल्यू क्या 7। इतना तरीका से तोड़ना होगा सवाल को। देखो कोई भी चीज़ पाना आसान नहीं है, उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा,
आसान सवाल है, ये सब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, एकदम बेसिक है। और भाई मेरे इसमें आप गड़बड़ भी कर देंगे। कैसे, देखिए कहता है कि धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 60 और 100 के बीच कितना प्राइम नंबर से वो बता दीजिए। नंबर सिस्टम में हम आपको क्या बताएं कि 1 से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर है और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर है। मतलब 1 से लेके 100 के बीच में 15 और 10 25 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होता क्या है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसे संख्या जो सिर्फ अपने आप से और 1 से भागा जाता है, बाकी किसी भी नंबर से भागा नहीं जाता है। तो आपको ढूंढना है। अब आप कहेंगे सर ढूंढना, भाई मेरे 1 से लेके 100 तक अगर पूछता तो हम आंसर 25 लगा देते, 50 से लेके 100 तक पूछता तो आंसर 10 लगा देते। पूछा है 60 से लेके 100 तक, मतलब आपको प्राइम नंबर खोजना आना चाहिए। तो 60 से लेके 100 तक कौन कौन सा है, देखो 60 के बाद कौन सा है, 61, किसी भी नंबर से भागा नहीं जाता है, सिर्फ 1 से जाएगा, अपने आप से जाएगा। 67 किसी भी नंबर से भागा नहीं जाता है, सिर्फ 1 से जाएगा, अपने आप से। इसी तरीका से 71, इसी तरीका से 73 और इसी तरीका से आगे भी 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, 5 6 7 और एक नंबर हम लिख देते हैं 97, ठीक है। 97 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो 60 से लेके 100 के बीच में 8 प्राइम नंबर है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं 61 67 71 73। एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल 8 प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर आप कमेंट में लिखिए कि वो कौन कौन सा है। 3 प्राइम नंबर कौन कौन सा है वो कमेंट में लिखिए। लिख के गिनना होगा और कोई उपाय नहीं है। अगर 1 से 50 तक पूछेगा तो भैया 15 प्राइम नंबर है और 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर है। तो 1 से लेके 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या है। नंबर सिस्टम में आपको लिख के दिखाए, ठीक है। तो ये 3 प्राइम नंबर यहाँ कौन सा होगा, कमेंट करिए, ठीक है। सवाल को देखिए, पूछा है कि 4523 का पावर 1632 गुना 2224 का पावर 1632 गुना 3225 का पावर 1632 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो। यूनिट डिजिट पूछा है, याद रखना यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे। यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट से मतलब रखेंगे। तो 4532 में सिर्फ हम 4523 में सिर्फ हम 3 से मतलब रखेंगे, इसमें सिर्फ 4 से मतलब रखेंगे और इसमें सिर्फ 5 से मतलब रखेंगे। अब आइए पावर पे भी आपको बता देते हैं जो सब में लागू होगा। पावर को 4 से भागा दीजिएगा, अगर 4 से पूरा कट जाएगा तो आप शेष 4 बचा दीजिएगा। अगर 4 से नहीं कटेगा, जितना शेष बचेगा उसको पावर में लिख दीजिएगा। तो देखिए पावर, देखिए कितना अच्छा सवाल सेट किया है। 1632 1632 1632, बस ऑब्जर्व करना है आपको। तो 1632 4 से डिविजिबल है, मतलब ये कुछ और नहीं, 3 का पावर 4 हो जाएगा गुना यहाँ भी 4 का पावर 4 हो जाएगा गुना यहाँ भी 5 का पावर 4 हो जाएगा। अब 3 का पावर 4 कितना होता है भाई, 3 का पावर 4 81 का 1 लेंगे सिर्फ, 4 का पावर 4 256 का 6 लेंगे सिर्फ, और 5 का पावर 4 कितना होगा, 625 का 5 लेंगे। क्या लेंगे, 5 लेंगे। और एक बात आपको और बताते हैं कि जब जब 2 और 5 का गुना होगा तब तब एक 0 का जन्म होगा। यहाँ देखो 6 में 2 है और 5, तो भैया 5 दूना 10, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। सीधा आंसर कर देना है, ठीक है। ऐसा सवाल भी तो परीक्षा में आएगा। कहता है कि यदि 19 सही 2/3 माइनस 7 सही 1/4 बराबर x प्लस 2 सही 1/2 है तो x का मान क्या होगा। ये सवाल आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट में करिए, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये कमेंट बताएगा कि आप कितना सीरियस है कि आप कितना गंभीरता से एग्ज़ाम को ले रहे हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट में करिए, देखते हैं किसका आंसर सही है और कितना लोग कमेंट करता है आंसर का। आसान नहीं है एग्ज़ाम निकालना, ठीक है। तो ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं भाई। हम आपको क्या बोले
कि कुछ सवाल मुश्किल होगा, कुछ सवाल आसान होगा, कुछ सवाल बीच का होगा। तो भाई ये तो आसान सवाल है, कमेंट कर दो इसका आंसर, ठीक है। सवाल का वो टाइप है जिसको हर कोई बनाएगा, कोई फॉर्मूला से बनाएगा, कोई पेन लगाएगा और कोई देखते ही आंसर ठोकेगा, हर कोई बनाएगा। कहता है कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन उसका आरंभिक वेतन के तुलना में कितना कम था। एकदम सिंपल तरीका बताते हैं। मान लेते हैं कि रवि को पहले 100 रुपया मिलता था, तो अब उसका वेतन 50% कम हो गया, मतलब अब उसका वेतन 50 रुपया हो गया। अब जो क्या हुआ कि अब फिर से उसका 50% बढ़ गया, तो 50 रुपया का 50% बढ़ जाएगा, मतलब 25 बढ़ जाएगा, मतलब अब उसको 75 मिल रहा है। तो उसको फाइनली अब कितना मिल रहा है? 75। पहले उसको कितना मिलता था? 100। भाई कितना का कमी हुआ? 25% का सीधा आंसर कर देना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए ये आपका आखिरी सवाल है, टाइम एंड वर्क से है, एकदम आसान सवाल है, समझिएगा। कहता है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में खत्म कर सकते हैं। एकदम आसान सवाल है। 8 दिन बाद 8 व्यक्ति ने कार्य करना छोड़ दिया। 8 दिन बाद 8 व्यक्ति काम करके चला गया, 8 व्यक्ति चला गया। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ये भाई सिंपल सा बात है कि अगर 20 व्यक्ति काम करता तो 12.5 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाता, लेकिन 8 दिन बाद 8 व्यक्ति चल गया। इसका मतलब ये है कि 20 व्यक्ति जो है वो 8 दिन तक काम किया। तो अगर 20 व्यक्ति 8 दिन तक काम करेगा, 20 व्यक्ति अगर 8 दिन तक काम करेगा तो भैया कितना काम हुआ, वो उस काम को घटाना होगा। तो भाई टोटल वर्क कितना हो गया? तो 20 गुना 12.5 क्या हो गया? टोटल वर्क। अब देखो इसमें से 20 व्यक्ति कितना दिन काम किया? 8 दिन। उसके बाद क्या हो गया कि 8 व्यक्ति चल गया, तो 20 में से 8 चल गया, तो अब कितना व्यक्ति बचा? 12 व्यक्ति। और मान लेते हैं कि 12 व्यक्ति x दिन तक काम करेगा तो शेष काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो 12.5 गुने 2 25, 125 दूना 250, मतलब यहाँ पे टोटल वर्क कितना है? 250। 250 में से 8 दूना 16, 160 काम हो चुका था। तो भैया ये आपका बन जाएगा इक्वेशन। कितना भैया बच जाएगा? तो यहाँ से बच जाएगा 40 और 50 90, 90/12 बराबर x। 12 सत्ते 84, 7.5 दिन। तो शेष काम कितना में होगा? 7.5 दिन में। एकदम सिंपल सवाल है, इसमें इतना कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम आपको स्मार्ट अप्रोच बता देते हैं कि इसमें करना क्या था। तो आपका टोटल वर्क कितना हो जाता? तो 20 गुना 12.5 250 टोटल वर्क। अब 250 में से 8 दिन तक तो 20 आदमी काम किया, तो 8 दूना 16, 160 काम हो गया। तो 250 में से 160 काम हो गया। कितना काम बचा सर? आपका काम बचा 90। और आदमी अब कितना बचा? 12। और ये लोग मानते हैं कि x दिन तक करेगा, तो 12 से 7.5 बार में सीधा आपका x का वैल्यू 7.5 आ जाता। तो ये था आपका सेशन। देखो भाई पूरा एकदम सेशन को शेयर मार देना, हम आपको बोले कि पूरा लाइक मार देना, शेयर मार देना, और अगला सेशन इससे भी धारदार होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।